नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 31 जुलाई 2022 को यूपी लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस लेखपाल एग्जाम में आपके 50 सवाल जो जीके के पूछे गए हैं, इनमें काफ़ी योजनाएं के करंट अफेयर्स के सवाल हैं और जो इंडिया जीके, उत्तर प्रदेश जीके के, तो ये सभी 50 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। एक तरीके से आंसर की रहने वाली है। और बाकी इस पूरे पेपर में जो 100 सवाल थे, जिसमें 25 सवाल हिंदी के थे और 25 सवाल हैं वो आपकी मैथ के पूछे गए थे। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना आपके इन 50 जीके के सवाल में से कितने करेक्ट हो रहे हैं, या फिर इन सभी 100 में से आपके कितने सवाल यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं, जैसे कि आपने आंसर की चेक किए उसके अकॉर्डिंग। तो सवाल नंबर 51 से आपके जीके के सवाल कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, एक एक करके सभी का आंसर जाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज लास्ट डे है एपिक पास सेल का, जो टेक्स्ट बुक पर चल रही है। एपिक पास सेल है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, जिसमें एक साथ 3 ऑफर रहते हैं। जैसे कि इसकी प्राइस 1 अगस्त से बढ़ने वाली, तो आज लास्ट मौका है। और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 मंथ जो टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी है, तो 6 मंथ और फ्री वैलिडिटी। साथ ही साथ तीसरा TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। आज ही इस डील को ग्रैब कीजिए। जो भी स्टूडेंट है ग्रुप डी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में है। डेली मॉक टेस्ट लगाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करना है, तो मॉक टेस्ट आपको लगाना ही होगा। टेस्ट बुक ऐप और वेबसाइट जाकर आज इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो, जिसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित सारे मॉक टेस्ट रहते हैं। रेलवे नहीं, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, 400+ एग्जाम्स के जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, इन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। किफ़ायती ऑफर है, जरूर लाभ उठाइएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। पहला सवाल नंबर 51 का, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत में कमी आ जाएगी। फ्यूल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप प्रदूषण और खपत में है वो कमी ला सकते हो। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई है? तो रिधम ममानिया है। अभी हाल ही मार्च का करंट अफेयर्स है, जो कि 10 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र का बात हो रही है। सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई हैं, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह किया है इन्होंने 11 दिन में। ये महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र से हैं, तो रिधम ममानिया करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? चीन ने की है। 2022 मई में जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है, इस समिट की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की गई है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? तो वो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, और देश नायक की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। नेक्स्ट यहाँ पर, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो ये जो गुप्त अभियान चला था ऑपरेशन पोलो नामक, भारत आज़ाद हो गया था 1947, उसके बावजूद हैदराबाद जो रियासत थी, उनके जो अंतिम निज़ाम, 7वें निज़ाम थे, उस्मान अली खान है, वो चाहते थे हैदराबाद अलग ही देश रहे। तो इस हेतु ऑपरेशन पोलो गुप्त अभियान भारतीय सेना के द्वारा चला गया और इसको विलय किया गया इंडिया में। ये बात है 1948 की, सितंबर 1948 में ये अभियान चला था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत है जिसके अंतिम निज़ाम उस्मान अली खान है वो थे। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो आपको पता होगा सिक्किम और गोवा में आप कंफ्यूज हुए होंगे। गोवा में 2 सीट है लोकसभा की और सिक्किम में 1 है, तो सबसे कम सिक्किम हो जाएगा। EFT की फुल फॉर्म आपको पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बाफिन द्वीप है, बाफिन आइलैंड है, वो कहाँ पर है? तो वो दोस्तों कनाडा में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस आर्टिकल में? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो वैसे पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की है, लेकिन 5वीं एक सवाल पूछा गया था रेलवे में, कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की नहीं रही? तो 5वीं 4 वर्ष की रही थी। 1978 है, 79 को कंप्लीट होनी थी, वो 78 को हो गई, और 1978 से लेकर 80 तक है वो रोलिंग प्लान चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। नेक्स्ट वन यहाँ पर, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय ये वायसराय था। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपको पता होगा अभी हाल ही में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, वो इनकी स्मृति में BC रॉय हैं, यानी ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। और 1973 में ये पहला पुरस्कार दिया गया था, BC रॉय पुरस्कार।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो डीपीएसपी है वो किस आर्टिकल में है? 36 से 51। वेरी इजी क्वेश्चंस। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो काफ़ी स्टूडेंट है जल्दबाजी में दांडी करेक्ट कर दिया होगा, जो कि गलत होगा। दांडी में खत्म किया था 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से शुरू किया था। नवसारी दांडी में उन्होंने इसको खत्म किया था अप्रैल 1930 में। तो ये शुरुआत पूछा है तो साबरमती से हुई है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सभी को पता होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो अधिकांश जनसंख्या है जीविका का प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि कृषि पर निर्भर थी। तो रॉ मटेरियल है वो सारा कृषि वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र पहले भी अभी भी, और हालांकि जीडीपी में अब अधिकतम योगदान है वो टर्सरी का है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अब भारतीय संघ में क्या राज्य भी और यूटी भी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आपको कितने राज्यों का पूछा है तो राज्य 8 हो जाएंगे, और एक दिल्ली के साथ भी करता है, वैसे वो यूटी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर हो जाएगी। इजी सवाल ऑप्शन बी। काफ़ी सवाल तो काफ़ी इजी थे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा तो नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा, जो इसका नाम अभी 19 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा सवाल को, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो आप कहेंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो भारत का NH 44 है, और ये यूपी से भी गुजरता है। और सवाल आगे ये भी मेंशन है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 44 है। इसके मुताबिक डी होना चाहिए, तो थोड़ा डाउटफुल है, डी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। बाकी देखते हैं, कमेंट बताना आप किस प्रकार आप इसको करेक्ट कर रहे हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये है थारू। कौन सी? थारू जनजाति। कौन सा जो जलडमरू मध्य है स्टेट है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? भूमध्य और अटलांटिक जिब्राल्टर। नेक्स्ट 72। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। सवाल नंबर 74, जिसमें आपको बांध और नदी है सही सम्मिलित करना है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी, परीक्षा बांध, बेतवा नदी, गोविंद सागर बांध, सहजाद नदी और जामिनी बांध जामिनी नदी पर है। तो ये 74 का विकल्प ए यहाँ पर इन्होंने करेक्ट दिया है। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हो? कंप्यूटर वायरस है तो कोई चीज़ अटैच होगी आपके कंप्यूटर में ईमेल अटैचमेंट खोलकर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी योजना है भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण नहीं ग्राम सड़क योजना है, जो 15 अगस्त 2000 को शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य, तो यहाँ पर सभी योजना के सवाल यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में, किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका उद्देश्य हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सी करेक्ट है। अगला सवाल, किस योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी है? गारंटी तो ये आपकी जो मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। डी करेक्ट है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो विधवा, बुजुर्ग, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं? तो ये अभी हाल ही में भी एग्जाम हुए रेलवे में, उसमें भी पूछा गया था। तो ये योजना कौन सी हो जाएगी? जो असिस्टेंट वाली, सोशल असिस्टेंट स्कीम वाली हो जाएगी। तो NSAP है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, 1995 में शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है जो भी विडो हैं, बुजुर्ग है, विकलांग है, उनको पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देना, असिस्ट करना। ऑप्शन बी करेक्ट है सवाल नंबर 79 का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इजी सवाल, कुछ सवाल तो काफ़ी इजी है, विकल्प से डायरेक्टली हो रहे हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये जो प्रोग्राम है पूरा हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज है। ये वैसे कंसेप्ट था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट सवाल नंबर 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के दौरा
की गई ई स्वास्थ्य पहल हैं, तो ई हेल्थ इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा है वो HMIS हो जाएगा, उत्तर प्रदेश HMIS। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो बालिकाओं को बचाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी UPRRDA है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 है, जो फेज 2 है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ है? 2020 में हुआ है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। निम्नलिखित में से किस संस्थान को का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है, वो उद्देश्य हैं? तो कौन सी यहाँ पर संस्थान है जो मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना? तो संरक्षित करना उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। थोड़ा इस सवाल में डाउट है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी भी थोड़ा लग रहा है इसका आंसर, तो कमेंट में बताना, बाकी ये यहाँ पर करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का फुल फॉर्म क्या है? FFS है तो फार्मर फील्ड स्कूल हो जाएगा। सवाल नंबर 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? धुआं मुक्त है तो LPG वाली जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यूपी मातृभूमि योजना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक जो कमर्शियल व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार है, तो एक तरीके से जो तस्करी हो रही है उनकी रोकथाम करने के लिए और उनको फिर पुनर्वास करना, पुनः एकीकरण के लिए जो योजना है वो उज्ज्वला योजना। कौन सी? उज्ज्वला योजना, एकदम करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वला से काफ़ी 2-3 योजना है, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG वाली, एक ये तस्करी वाली जो दुर्व्यापार उनको वापस पुनर्वास करना है, एक जो डिस्कॉम वाली भी है, तो 91 का एक करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये उस्ताद योजना। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये ट्रेड स्कीम है, ट्रेड योजना। 94, कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट सरफेस सोलर पंप के लिए कितना अनुदान के पात्र है? तो 30% अनुदान, ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि है, वो है 30,000। कितनी? 30,000, ऑप्शन सी। अगला सवाल नंबर 97, स्वच्छ भारत मिशन को किस मंत्रालय या फिर नोडल विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन है तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, विकल्प से इजीली आपका हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 99, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये हो जाएगी स्वामित्व स्कीम, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस प्रकार आपने देखे ये सवाल 25 तो आपने योजनाओं के देखे, इंडिया जीके हो गया, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जीके है, और जो भी 50 सवाल हैं जो जीके के स्पेशल पूछे गए हैं आपकी यूपी लेखपाल में, इनका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो ज़रूर बता देना। और वीडियो इसकी PDF फाइल है टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। और जो भी कैंडिडेट है मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है, कल से प्राइस बढ़ने वाली है। टेक्स्ट बुक पर जाकर इस कूपन कोड से आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। धन्यवाद।